हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया केमिस्ट्री का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु तथा अणु। ध्यान से समझिए, ये चैप्टर आपके केमिस्ट्री समझ में आने के लिए यानी बेसिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पहले मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना करके एक पूरा ही टॉपिक डिटेल के साथ पढ़ाया, उसमें जितना भी टॉपिक आता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बहुत सारा चीज़ पढ़ाया। आप प्लेलिस्ट खोल के देखिए, उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि वो देखिएगा तो आपको बहुत सारा जानकारी एटम का वहाँ मिल जाएगा कि एटम के अंदर क्या क्या होती है, और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है सब आप बना सकते हो उससे रिलेटेड। इस वीडियो में हम परमाणु तथा अणु पढ़ने वाले हैं, और आने वाले समय में अभी मोल होगा, आपका ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये सब हम पढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ये आपका क्लियर है तो और भी जितने टॉपिक है वो सब आपको 100% समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात आया कि एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम कहते किसे है, पहला बात तो अगर आप पहले वाला वीडियो देखे हैं तो हमने बहुत बार बताया कि एटम क्या होता है। फिर एक बार बता देते हैं कि जो एटम होता है ना दोस्त, किसी भी पदार्थ का, यूँ कहिए किसी एलिमेंट का सबसे छोटा क्या है, पार्टिकल है। किसी भी तत्व एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, मतलब एटम है। वो अलग बात है कि एटम को भी हम आगे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बेसिकली क्या होता है, बना होता है। ये चीज़ आप जानते होंगे। तो अगर आपको एक बात पहले ये ध्यान रखना है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि परमाणु को सबसे पहले जो इंडियन दार्शनिक थे उन्होंने परिभाषित करने का कोशिश किया था, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। एक थे आपके महर्षि कनाड, कौन थे, महर्षि कनाड थे, और एक थे आपका पाकुदा वात्स्यामा। ये दो आदमी थे जो आपको एटम को डिफाइन करने का क्या किए थे, ट्राई किए थे। तो इनका नाम, इनसे क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में वाकई डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल में, और इससे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद हम एटमोसिटी भी देखेंगे इसमें। तो देखिए, जो एटम होता है ना, अभी आपको बताया कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा क्या होता है, कण होता है, पार्टिकल होता है। अच्छा, एक बात और, जो एटम होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अभी क्या फ्रीली एग्जिस्ट है, इसका मतलब हम बताते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वो एटम शब्द यानी परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो याद रखना आपको डेमोक्रिट्स का नाम। किसका, डेमोक्रिट्स का नाम। तो वो सारे फैक्ट हमने यहाँ लिख दिया है कि समय ना लगे, वीडियो छोटा बने, आपको ज्ञान ज़्यादा मिले। तो पहला कि किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है। एटम क्या होता है, तो किसी भी तत्व का, एलिमेंट का, ध्यान रहे एलिमेंट बोल रहे हैं हम यहाँ, तत्व, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या एलिमेंट है। यह केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है ना, तो ये है, पूछता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है जाके। कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए हमने नमक बनाना है, हमने क्या किया, सोडियम से क्लोरीन का रिएक्शन कराया, तो इसमें भाग कौन लेने जाता है, तो पार्टिसिपेट करता है। आपको ध्यान रखना, एटम ही जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करना है, पार्टिसिपेट करने। आपको बताया था, वो अलग बात है कि एटम के अंदर अगर और जाए कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जाता है। एटम में तो तीन चीज़ें होती है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो उसमें अगर कौन जाता है, तो केमिकल रिएक्शन है तो कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जाते हैं। लेकिन बात यहाँ केमिकल रिएक्शन का हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। थर्ड पॉइंट है, ये फ्रीली एग्जिस्ट यानी स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सॉरी ये नहीं होगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। एग्जिस्ट कर भी सकता है, कर भी सकता है, और नहीं भी ध्यान से समझिएगा। यह फ्रीली एग्जिस्ट यानी स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब कब करेगा, कब नहीं करेगा, तो इस चीज़ को हम आपको देखिए समझाते हैं, ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। आप जान लीजिए, मानने हमने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन 17 पाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कीजिएगा 287 होगा। इसलिए बोल रहा है आप पहले वाला वीडियो देखिए, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत 7-8 वीडियो होगा पार्ट वाइज, जो देख लीजिए, तब ये आपको एकदम हलवा लगेगा। 287 आपको पता है कि हर एक एटम क्या चाहता है उसका, इसलिए तेज बोल रहे हैं, आउटर में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। वो अलग बात है कि आपको हाइड्रोजन हीलियम 2 पे ही, 2 आउटर में सेल में हो तो आप करना डुप्लेट पे ही वो स्टेबल होता है। तो ये 8 को पूरा करना चाहेगा, तो 8 को पूरा करने के लिए एक बात बताइए, ये स्टेबल तभी, मतलब स्थिर तभी रह सकता है जबकि इसका आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 गो, तो है 7 गो,
अभी 7 को 8 बनाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो ये कुछ ना कुछ करने के चक्कर में ही ये अकेले नहीं रह सकता। यानी आप अगर चाहिएगा कि हम क्लोरीन का एगो एटम का ही मिल जाए, खाली क्लोरीन का एगो एटम, क्लोरीन गैस का एक एटम का ही मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब मिलेगा तब ना आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है तो इधर अभी समझाएंगे। तो जो आपका एटम है वो जब मिलेगा तब किस फॉर्म में मिलेगा, अब मतलब फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, स्वतंत्र मतलब अकेले नहीं रह सकता है। तो आपको एगो क्लोरीन का एटम चाहिएगा कि अकेले मिल जाए, चाहे एगो हाइड्रोजन का एटम अकेले मिल जाए, चाहे एगो हीलियम का एटम अकेले हीलियम का मिलेगा। देखिए मिलता भी, इसीलिए लिखे एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो करेगा किसका नहीं कर सकता है, तो जिसका आउटर मॉलिक्यूल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 7 8 6 5 हो, वो नहीं कर सकता है। लेकिन जिसका आउटर मॉलिक्यूल में 8 को इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मॉलिक्यूल में 8 को इलेक्ट्रॉन, वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो स्टेबल है, वो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ही नहीं लेगा। तो इसमें कौन कौन आते हैं, नोबेल गैस वाले आते हैं। नोबेल गैस कौन हुआ, तो दोनों हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। तो ये जो गैस है ना, ये फ्रीली एग्जिस्ट करती है। यानी इनके आप हीलियम का एक एटम देख सकते हैं, मिल जाएगा अकेले एटम हीलियम का। लेकिन बाकी किसी भी एलिमेंट का आप चाहिएगा कि अकेले एगो एटम हम ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं, वो रह ही नहीं सकता है। जब रहेगा तब मतलब किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके रहेगा, अकेले नहीं रहेगा। आप अकेले नहीं उसको ऐसे उसको पा सकते हैं। तो यही बात है कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है दोस्त, जब मिलेगा तब साथ है में। और कौन कौन कर सकता है तो याद रखिएगा, जितने भी इनर्ट गैस है ना, नोबेल गैस, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि फ्रीली, अगर पूछ दे ऐसे कि किसके एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है एटम वाले। फिर है कि परमाणु शब्द सर्वप्रथम अब बताए थे, डेमोक्रिट्स ने दिया था। तो इतनी कुछ बात है जो आपको एटम के बारे में क्या करना है, जानकारी रखना है। अब बात है आपका मॉलिक्यूल पे। तो मॉलिक्यूल के बारे में अगर बताएं तो ध्यान रखना है आपको कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यानी अणु जिसको कहते हैं, वो क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु के कंबाइन होने से क्या होते हैं, बनते हैं। यानी 2 गो परमाणु चाहे 2 गो अधिक परमाणु मिल जाए तो क्या बना लेता है, अणु बना लेता है, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ध्यान रहे कि ये मॉलिक्यूल जो ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें मॉलिक्यूल भाग नहीं लेंगे। जैसे हमने बताया था कि नमक अगर Na और Cl का अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है, तो इसमें मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। जब जाता है तब Na का एटम जाता है और क्लोरीन का एटम जाता है, वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक, तो आपका जो अणु है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि आप चाहते हैं कि किसी भी तत्व का टोटल मतलब गुण हम किस में पा सकते हैं। मान लीजिए हमें जानना है सोडियम का टोटल गुण, सोडियम जो आपका एक मेटल है, धातु है, उसका हमें टोटल गुण जानना है। तो हमें एक सोडियम का एगो एटम उठाना चाहिए कि एगो मॉलिक्यूल। सोडियम के एटम से काम चल जाएगा कि मॉलिक्यूल यानी अणु। तो सोडियम के एटम में ना इसका पूरा प्रॉपर्टीज नहीं मिल सकता है। लेकिन जो अणु होता है ना, अणु, तो सोडियम का अगर आप एक अणु उठा रहे हैं तो क्या होगा, या यूँ कहिए कि अगर आप क्लोरीन ले लीजिए तो क्लोरीन का एक अणु आप उठा रहे हैं तो उसमें ना उस क्लोरीन गैस का जितना भी प्रॉपर्टीज है ना वो सब देखने को मिलेगा। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि क्लोरीन गैस के बारे में स्टडी करना है तो आपको बहुत सारे क्लोरीन गैस की जरूरत नहीं है। क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल उठाइए। अब मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, तो 2 गो एटम के मिलने से, जैसे हम बता रहे हैं, मान लीजिए क्लोरीन ही है, तो क्लोरीन क्या चाहेगा, आपको बताया था इसका ये 287 होता है, तो ये 8 को पूरा करना चाहेगा। तो ये किसी ना किसी से कंबाइन करके ही मिलेगा एटमॉस्फेयर में, अकेले नहीं रहेगा। तो क्लोरीन गैस है तो उसको हम Cl2 बोलते हैं। क्यों Cl2 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये क्या कर लेता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। एगो उससे ले लेगा, Cl2 का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो 8 हो, इसका भी हो जाएगा, 2 और क्लोरीन है उसका भी 8 हो जाएगा। तो जो Cl2 है ना, ये इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। तो Cl2 एक क्या है, हम ये भी कह सकते हैं Cl2 वैसे तो गैस है, लेकिन Cl2 हम कहेंगे कि यह क्लोरीन गैस का एगो मॉलिक्यूल है। जिसमें कितने एटम है, तो क्लोरीन गैस के एगो मॉलिक्यूल में कौ एटम मिला है, क्लोरीन 2 गो है ना, तो 2 गो एटम मिलकर बनाया है एगो मॉलिक्यूल। तो जब भी आप अगर चाहेंगे कि क्लोरीन गैस के बारे में स्टडी करना है तो आपको पूरा बहुत सारे क्लोरीन गैस की जरूरत नहीं है। क्लोरीन गैस का एगो एटम उठाइए, यानी Cl2 उठाइए, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। अगर हम बात करें और तो देखिए ऑक्सीजन का ही ले लीजिए। आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कीजिएगा 2 6 होगा। आपको पता है इसको 8 वो करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की चाहिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। देखिए कैसे, मान लीजिए वो हमने यहाँ बना दिया, ठीक, इसके पास 6 गो 8 पे आता है ना,
8 इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं हम, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ये 8 को पूरा करना चाहता है तो किसी और से अगर ले सकता है, नहीं तो अगर खुद में है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इससे 2 गो इसका ले लेगा तो इसका 8 गो हुआ, फिर ये 2 गो इसका ले लेगा तो 2 गो इसका हो गया 8 गो। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं ऐसे बॉन्ड को। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस वो O2 के फॉर्म में रहेगा। O2 कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन एक साथ रहेंगे। कितना ऑक्सीजन एक साथ रहेंगे, 2 ऑक्सीजन एक साथ रहेंगे मिलके, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन गैस का एक अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन गैस के एक अणु बनाते हैं, जिसको हम O2 कहेंगे। उसी तरह अगर आप P4 का बात कर लीजिए, फास्फोरस का, तो ये फास्फोरस का ना 4 गो अणु है, यानी फास्फोरस का जब आप देखिएगा ना फास्फोरस का अणु को, तो उसमें फास्फोरस के 4 गो परमाणु मिले होंगे, यानी 4 गो छोटा छोटा परमाणु मिलके, एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है किसका, फास्फोरस का। तो कभी भी आप फास्फोरस देखिएगा, फास्फोरस उठा के, तो उसको अगर आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से, तो क्या होगा आपको, एक साथ ना फास्फोरस के 4 परमाणु देखने को मिलेंगे, एक साथ 4 रहेंगे, क्योंकि P4 का फॉर्म में रहता है। उसी तरह एसिड का बात करें तो सल्फर जो होता है ना 8 के फॉर्म में रहता है, यानी सल्फर 8 गो एटम, सल्फर का 8 एटम मिलके सल्फर का एक अणु का बनाता है, यानी एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये चीज़ है कि जो आपका मॉलिक्यूल होता है ना, वो 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से बनता है। और ध्यान रहे, अगर आपको स्टडी करना है मान लीजिए फास्फोरस का ही, तो आपको फास्फोरस की जरूरत नहीं है, बस फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल उठाइए, यानी P4 उठाइए, उसका सब गुण फास्फोरस का जितना गुण है इसके एक मॉलिक्यूल में होगा। यानी किसी भी एक मॉलिक्यूल के पास ना उस तत्व का सभी गुण क्या होता है, मौजूद होता है, आपको ध्यान रखना। उसी तरह अगर हम ऑक्सीजन बात करें इसका जल का, तो आप देखिए जल का H2O होता है, तो H2O का मतलब क्या हुआ, जल मतलब पानी है, तो उसमें जानते होंगे कि वाटर का बहुत सारा क्या होगा, अणु होगा, वाटर का बहुत सारा अणु होगा, यानी बहुत सारा वाटर का बहुत सारा अणु से मिलकर बना होगा। ये कहिए कि और किसके परमाणु से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का कौगो परमाणु, तो H2 का मतलब हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 गो परमाणु है। तो हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु, ऑक्सीजन का 1 गो परमाणु मिलकर क्या बनाता है, वाटर का 1 गो अणु बनाता है। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। तो अगर आप बहुत सारा वाटर ले लीजिए इतना, तो उसमें क्या होता है, वाटर का बहुत सारे मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे H2O के फॉर्म में। तो अगर आपको वाटर का स्टडी करना है तो हम ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं है, पानी का 1 गो अणु उठाएंगे H2O, जिसमें हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु होगा और ऑक्सीजन का 1 गो होगा। तो इसका सब गुण, पानी का जितना गुण है पानी के एक अणु के पास रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है कि यह फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, सॉरी वही तो बोले, नहीं कैसे हो सकता है, रह सकता है। क्यों रहेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये किसी ना किसी से ऑलरेडी कंबाइन, एटम कंबाइंड होने के बाद ही क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो ये फ्री स्टेट में रहना निश्चित है, इसलिए फ्री स्टेट में रहता है। ध्यान रहे, एटम जो होता है ना रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन ये जो आपका ये फ्री स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रहे, एग्जाम में पूछे कि कौन फ्री स्टेट में रह सकता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है, अणु मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्री स्टेट में क्या कर सकता है, रह सकता है। नेक्स्ट है कि अणु वह छोटा कण होता है जिसके तत्व या यौगिक के सभी गुण होते हैं। जो हमने अभी बताया है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो वह छोटा पार्टिकल है जो जिस तत्व का मॉलिक्यूल है, चाहे जिस यौगिक का मॉलिक्यूल है, उसका सभी गुण उसमें क्या मिला रहेगा। अब यौगिक क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के बनने से यौगिक होता है। जैसे वाटर हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब क्या है, यौगिक है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन भाग नहीं लेता है, ये सारा चीज़ हो गया। अब है यहाँ देखिए अणु शब्द सर्वप्रथम, हमारी ध्यान रखना है, विल्हेम ओस्टवर्ल्ड ने सबसे पहले अणु शब्द को यानी मॉलिक्यूल शब्द को क्या किया था, दिया था। अब एक बात बताइए, हमने कहा कि थोड़ा सा और इसको मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे हम, कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, यानी अणु बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा रहे हैं हम, देखिए 2 केस है। जब हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से, संयोग यानी मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। तो 2 केस है, अगर सेम मान लीजिए 2 गो परमाणु मिला लेकिन वो दोनों परमाणु सेम है, तब क्या बनाएगा, चाहे 2 गो अलग अलग परमाणु मिल गए, एगो किसी और एलिमेंट का परमाणु है और एगो किसी और एलिमेंट का परमाणु है, तब क्या बनेगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर सेम
सेम परमाणु से बने, सेम परमाणु यानी समझ रहे हैं ना, सेम एटम से बने, और एक है अलग अलग, अलग अलग परमाणु से बने। दो केस हम इसका किसका परमाणु बनने का दो केस हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कब? फर्स्ट केस हमने वो लिया है कि जब वो जो एटम बना, सॉरी मॉलिक्यूल बना है वो सेम परमाणु से बने, यानी सेम एटम से बने। तब क्या होगा? तो जब सेम एटम से बनता है ना तो इस समय एलिमेंट बन जाता है। क्या हो? वो किसका ये कहलाता है? एलिमेंट का। अगर कोई मॉलिक्यूल सेम परमाणु से मिलकर बना है तो ध्यान रखिएगा किसका मॉलिक्यूल होगा? तत्व का होगा, एलिमेंट का होगा। ध्यान रखना ये तत्व का होगा। जब अलग अलग परमाणु से मिलकर बना होगा ना तो ये आपका होगा किसका मॉलिक्यूल होगा? तो ये कंपाउंड का होगा, यानी यौगिक का होगा। देखिए कैसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये तत्व ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के H2 लिखा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के दो एटम मिलके H2 बनाए। तो जब हाइड्रोजन के दो सेम एटम मिल गए तो H2 बन गया। तो H2 क्या है? तत्व है। उसी तरह अगर Cl2 ले ले तो क्लोरीन का दो एटम मिलके क्या बनाया? क्लोरीन गैस बनाया। तो क्लोरीन गैस आपको पता है एक तत्व है, हाइड्रोजन एगो तत्व है। उसी तरह अगर हम ऑक्सीजन ले ले O2 तो आपको पता है ऑक्सीजन का दो यहाँ एटम मिलके एगो मॉलिक्यूल बनाया है। मॉलिक्यूल है ना, O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। इसमें कितने एटम लगे हैं? तो दो एटम लगे हैं बनाने में। तो देखिए जो पहले यहाँ कुछ नहीं पहले लिखा है ना, अगर हम लिख दे 2O2 तो जो पहले साइन होता है ना ये बताता है मॉलिक्यूल को कि कौगो मॉलिक्यूल है, और यहाँ वाला साइन बताता है कि कितना एटम है। तो एटम इसमें कितना होगा? तो देखिए पहले ये बता रहा है कि 2 गो मॉलिक्यूल है, एगो मॉलिक्यूल में कौगो एटम? 2 गो। तो 2 दूना 4 गो, टोटल एटम इसमें कितना है? 4 गो। मॉलिक्यूल कौगो है? तो शुरू वाला नंबर बताता है मॉलिक्यूल को, अणु को। इसमें 2 गो अणु है, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 गो सेम ऑक्सीजन मिलकर बना है। तो O2 क्या है? एक तत्व है। तो जब सेम परमाणु मिलकर बनता है ना तो कभी भी क्या बनेगा? तत्व बनेगा, यानी एलिमेंट बनेगा। और डिफरेंट परमाणु मिलकर बनेगा तो क्या बना लेगा? यौगिक। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एगो है, आपका ऑक्सीजन 2 गो है, सॉरी हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन एगो H2। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का कितना इसमें एटम इन्वॉल्व है? तो 2 गो। ऑक्सीजन का कितना है? एगो। तो दोनों अलग अलग है ना, तो हम यही कह रहे हैं कि जब अलग अलग परमाणु मिलेंगे ना, सॉरी वही अलग अलग एटम मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे तो क्या बन जाता है? उस केस में यौगिक बनता है। आपको पता है कि H2 क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है। तो ध्यान रखना है कि जब एक ही तरह के परमाणु मिलकर कोई अणु बनाएंगे ना तो वो अणु किसका होगा? तत्व का होगा, यानी एलिमेंट का होगा। और अलग अलग तरह के परमाणु मिलकर कोई अणु बनाते हैं तो क्या होगा? आपका कंपाउंड का होगा, यानी यौगिक का होगा। ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब एक बात हम और चीज़ समझा देते हैं एटोमिसिटी के बारे में, ठीक। देखिए एटोमिसिटी से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं परमाणुकता, इंग्लिश में कहते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी देखिए एटोमिसिटी क्या होता है पहले ही आपको पता होना चाहिए। तो किसी तत्व में, सुन लीजिए, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की जो संख्या होती है ना वही क्या होती है? एटोमिसिटी होती है। ध्यान से समझिए, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में परमाणु की जो संख्या होती है वही क्या होती है? एटोमिसिटी होती है। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की संख्या, यही क्या होता है? एटोमिसिटी होता है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ लिखा है तत्व या यौगिक, कोई चीज हो सकता है। मान लीजिए हमने ये पहले यहाँ ले लिया हीलियम, नियॉन, O2, Cl2, N2 ले लिया, ठीक। तो ये किसके तत्व हैं? ध्यान से समझिए, ये तत्व है, सॉरी ये किसके मॉलिक्यूल है? किसके मॉलिक्यूल हमने लिखा है? तो ये लिखा है तत्व का। अच्छा यौगिक का लिख दे तो मान लीजिए हमने लिख दिया H2O, CO2, HNO3। तो हम क्या कहें? किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की संख्या। तो अच्छा ये तत्व है, हीलियम तत्व आपको बताया था अकेला रह सकता है। इसमें कौगो परमाणु हीलियम का मिला है? तो एगो। तो इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 1 हो गया। इसमें भी कितना एटोमिसिटी है? एगो। नियॉन, ऑक्सीजन, ये देख रहे हैं ऑक्सीजन O2 एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का, इसमें कौगो एटम मिला है? तो 2 गो। तो इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 2 हो गया।
अगर क्लोरीन गैस का एटॉमिसिटी पूछे ये भी 2 होगा क्योंकि Cl2 होता है। नाइट्रोजन गैस का पूछे तो ये भी 2 होगा क्योंकि ये भी क्या होता है, N2 का फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो ये आप देख रहे हैं एटॉमिसिटी कुछ नहीं करना है, गिन लेना है कौन एटम है उसमें, काम खत्म। तो इसमें अगर एटॉमिसिटी निकालना है तो गिन लीजिए क्या बोले हैं, किसी तत्व यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की संख्या। तो ये अणु है, बताया यहाँ कुछ नहीं है तो एगो है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। तो बताया था यहाँ वाला संख्या क्या बताता, अणु को बताता है कि कितना मोलिकुल है। तो एगो मोलिकुल है, और एगो मोलिकुल में जितना परमाणु होगा वही क्या होगा, एटॉमिसिटी होगा। तो इसमें परमाणु को हो गया तो ऑक्सीजन का एगो है, इसका 2 है। तो इसमें कितना हो गया इसका एटॉमिसिटी, तो इसका एटॉमिसिटी आपका हो गया 3। अच्छा CO2 का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 3। और इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 3 गो है, N एक 4 और एक 5, यानी इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया, 5 हो गया। तो एग्जाम में देख के पूछता है कि निम्न का एटॉमिसिटी बताइए। कुछ नहीं करना है, यहाँ वाला संख्या को भूल जाना है, यहाँ से शुरू वाले से मतलब नहीं है। इसको बाद में देख लीजिए कौन एटम है, सबको काउंट कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिसिटी 3 प्रकार का, एक होता है आपका मोनो एटॉमिक, एक होता है डाई एटॉमिक, एक होता है ट्राई एटॉमिक, एक होता है टेट्रा एटॉमिक। तो देखिए मोनो एटॉमिक माने एक परमाणु, डाई एटॉमिक माने द्विपरमाणु, ट्राई एटॉमिक माने त्रिपरमाणु। तो मोनो एटॉमिक का मतलब है जिसमें परमाणु का संख्या 1 हो रहा है, इसमें डाई एटॉमिक उसको कहते हैं जिसमें परमाणु की संख्या 2 हो रहा है, ट्राई एटॉमिक इसको कहते हैं जिसमें परमाणु की संख्या 3 हो रहा है, टेट्रा एटॉमिक उसको कहते हैं जिसमें परमाणु की संख्या 4 हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोनो एटॉमिक में कौन कौन आ जाएगा। तो मोनो एटॉमिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया था शुरू में ही कि इनर्ट गैस जो होता है ना, नोवेल गैस, वही अकेले। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा अणु तत्व का हो चाहे यौगिक का जो फ्रीली जिसमें एगो एटम हो, तो एगो एटम यानी फ्रीली एग्जिस्ट करना चाहिए, वो कौन है, इनर्ट गैस ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोनो एटॉमिक में कौन कौन आता है, जितना भी नोवेल गैस है ना, नोवेल गैस ये सब किस में जाता है, मोनो एटॉमिक में आता है, एक परमाणु में आता है। क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेडॉन, ये जितने भी है। डायटॉमिक में कौन कौन आ जाएगा, तो ये सब डायटॉमिक है। देखिए ये सब ये को छोड़ के ये सब क्या है, दो को है ना, तो ये सब डायटॉमिक है, डायटॉमिक यानी द्विक परमाणु है। तो द्विक परमाणु का एग्जांपल आ गया, ये दोनों मोनो एटॉमिक में आ जाएगा। और ट्राई एटॉमिक कौन आएगा, तो S3 याद रखेगा, सॉरी O3 जिसको ओजोन कहते हैं। आपको याद रखना है, सबसे पूछता है कि एसेट, पता किसका पूछता है, सल्फर का पूछता है। तो एसेट, सल्फर कितने एटम से, एक सल्फर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 8 गो। फास्फोरस का कितना होता है, तो P4, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। सल्फर का एटॉमिसिटी कितना होता है, 8 होता है, और फास्फोरस का कितना होता है, 4 होता है। ये ध्यान रखना है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ठीक। तो इस तरह आपका ये टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट अभी वीडियो में डिटेल के साथ है सब आगे टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।